हेलो। हम लोग पढ़ेंगे अब क्लास 10th का मैथ्स वास्तविक संख्या। स्टार्ट करेंगे शुरू से और पूरा अंत तक ख़त्म करेंगे। तो वास्तविक संख्या पहले पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या इसमें पहले बताया जा रहा है संख्या के बारे में। तो जो चैप्टर 1 है चैप्टर 1 का 1.1 इसको तो बताएंगे ही। इससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया वास्तविक संख्याएं, यानी संख्या के पहले बारे में जान लेते हैं। तो संख्याएं जो होते हैं, संख्याएं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या भी आप लोग देखे नहीं होंगे। काल्पनिक संख्या अभी तक आप लोग को कभी पढ़े भी नहीं है अभी तक। ये क्योंकि पढ़ना है क्लास 11th में, तो ये अभी तक नहीं आया और आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे। ये होता है कैसे, रूट में रहता है और माइनस लगा हुआ रहता है, यही होता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या का अगर चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं कैसा होता है। ये है, देखिए काल्पनिक संख्या जैसे रूट में है और -7 है, फिर रूट में है -7 है, रूट में है -1 है, रूट में है -1। तो ये रूट में -1 है, इसको हम लिख सकते हैं √1 आयोटा, यानी √1 का हो जाएगा 1 और आयोटा का हो जाएगा आयोटा, यानी ये हो जाएगा आयोटा। इसको लिख सकते हैं हम √7 है, तो इसको लिख देंगे हम √7 और माइनस हटाएंगे तो आ जाएगा आयोटा। आई को बोलते हैं आयोटा, ऐसे आ जाता है। तो यही होता है काल्पनिक संख्या, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है, अभी 10th में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं वो वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या। अब इसके बारे में जानते चलते हैं, प्रकृत संख्या क्या है, किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सब डॉट डॉट etc तक जाएगा, ठीक। तो इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग जहाँ से गिनती गिनते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जीरो भी लग जाता है और फिर वही प्रकृत संख्या आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी आ जाता है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि शून्य सहित प्रकृत संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हो गया। फिर अगर आगे देखें तो तीसरा में हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी अगर 2 से हम भाग दें तो पूरा पूरा वो कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2 हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16, ऐसा ईटी से जाएगा, ठीक। आगे है विषम संख्या। विषम संख्या ये होता है कि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे, यानी शेषफल कुछ बच जाए, उसे बोलते हैं विषम संख्या। और शेषफल क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही ना बचेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, विषम संख्या। जैसे हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5 7, फिर हो जाएगा क्या 9 11, ये सब हो जाएगा 13, ये सभी क्या हो जाता है विषम संख्या, ठीक। ये सब जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि ये सब तो पहले क्लास में 9th में भी पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करते रहे। फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो एक और अपने को छोड़कर किसी और से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाता है वो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर हो गया ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सभी हो जाता है, ठीक। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे अंक से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। फिर आगे है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जस्ट इसके उल्टा होता है। ये क्या होता है कि एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे अंक से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाता है 4। अब ये 4 से होगा क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य ही है, तो ये 4
से ही स्टार्ट होगा। 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये सभी होगा। इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक, फिर आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या होता है और निगेटिव में प्रकृत संख्या होता है। यानी कि जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या चीज़ है, ये सभी यहाँ से तो हम लोग पढ़ें क्या कि इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और क्या होता है कि माइनस में चला जाता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है, ये सभी चला जाता है माइनस में। इसी को बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब पॉइंट में नहीं होता है। अगर हमसे पूछ दे, एग्जाम्पल में दे के अगर पूछ दे कि 0.5 पूर्णांक संख्या है, तो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 जीरो भी होगा, माइनस में भी होगा, ये सब होगा। जैसे अगर पूछ दे कि 100 पूर्णांक संख्या है, तो है ना। लेकिन और यही अगर माइनस में भी दे दे तब भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर यही पॉइंट में दे दे या बटा में दे दे तो नहीं होगा। बटा में वो भी कि जो कट जाए, जैसे जैसे 8/4 दे दिया तो ये कट गया तो 2, तो 2 तो पूर्णांक संख्या होगा। जो पॉइंट में आ जाए वो नहीं होगा पूर्णांक संख्या। ठीक, अब आगे है, इम्पोर्टेंट है ये परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय, यही दो ज़्यादा पूछता है इसमें से। तो परिमेय संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर में नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, तभी उसको परिमेय संख्या को कहेंगे। और क्या होता है कि जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो हो जाता है √4, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है 2। फिर हो गया √9, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। फिर √16, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल √4 आ जाता है। फिर √25, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल 5 आ जाता है। ये हो गया। अब अगर बटा में ले लें, बटा में भी हम ले सकते हैं 9/5, ये भी हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया। पॉइंट में भी ले लें तो ये भी परिमेय संख्या होगा, नेगेटिव में भी ले लें ये भी परिमेय संख्या होगा, पॉजिटिव में भी ले लें ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, परिमेय संख्या कौन सा नहीं होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे अगर हम √3 ले लें तो √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। एक और नहीं होगा, कौन सा, जैसे हम 5/0 ले लिए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बटे में जीरो नहीं कहा गया है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0/5 लिख सकते हैं, ऊपर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि P नॉट इक्वल टू 0 नहीं कहा गया, P बराबर ले सकते हैं 0। ठीक, तो ये तो अगर भागत इसको देंगे तो हो जाएगा 0, यानी इससे पता चलता है कि 0 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और क्या, जो जिसके नीचे में 0 हो वो अपरिमेय संख्या होगा, बाकी सब क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। कितना, 9 नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पता चल ही गया होगा कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे √2, √3, √5, √6 etc। और कुछ होता है, जैसे एग्जाम्पल में अगर दे दें, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसको अगले जब 1.4 आएगा उसमें बताएंगे। जैसे अगर 1.2 3 4 5 8 9 7 5 ऐसा कर देते हैं तो ये भी अपरिमेय होता है। इसको अभी नहीं बताएंगे, फिर नहीं तो चुकला जाओगे तुम लोग, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक, ये 1.4 में है तो 1.4 में ही बताएंगे, जिसका जहाँ जगह है वहीं बताएंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए और जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हो जाए, जैसे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक, तो ए में दे दिए √3, बी में दे दिए √5, सी में दे दिए √9,
और डी में दे दिए √8। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो √3 तो बताएं कि हाँ अपरिमेय संख्या, √5 या अपरिमेय संख्या, √8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। √3 का वर्गमूल निकलता है 3, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वो होता है परिमेय संख्या। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं जो 1.1 में दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, तो वो चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन, जैसे दो गो अंक है ए और बी है, कोई दो अंक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लिए 5 और ले लिए 22 ले लिए, 5 और 22 ले लिए। तो जो बड़ा अंक होता है ना वो ए होता है, जैसे ये बड़ा अंक है तो ये ए हो गया, और जो छोटा है वो बी हो गया। तो हम तो बड़ा में से बड़ा छोटा में से बड़ा में भाग देते हैं, तो 5 में से 22 में भागा देंगे तो हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4, कट गया। तो इसको तो ए बोले, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इसको बोलते हैं क्यू, ये हो गया आर, यही है ए। यहाँ पे लिखे नहीं, ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। हम लोग ऐसे बचपन में पढ़ चुके हैं, मैडम जब हम लोग को पढ़ाती थी, तो जैसे हम लोग को भागा दे देते थे बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे कि खुद से चेक कर देते थे कि हम लोग का भागा जो बना हुआ है सही बना हुआ है या गलत। तो क्या करते थे, इसको इसको पहले गुणा कर लेते थे और इसको जोड़ लेते थे, तो इतना के बराबर आ जाता था ना, तो हम समझते थे कि हाँ हम लोग का भागा जो सही है, अगर नहीं आता था तो गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब जो आर होता है यहाँ पे, आर हमेशा जो होता है कि शेष, ये जो होता है यहाँ पे 5 से हमेशा छोटा होगा, यहाँ पे शेषफल होगा ना, तो यहाँ पे आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा, और 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यही होगा ना आर। आर यानी कि यहाँ पर अगर हम मेरा 5 है तो आर क्या क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, यही होगा। अगर 5 हो जाएगा तो फिर कट जाएगा ना, अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 कर दें तो फिर 1 से लग जाएगा। तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 4, यही ना हो सकता है। तो इतना शायद समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक, 1.1 पहला देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला 135 और 225 है, तो इसका निकालते हैं एचसीएफ। पहला है 135 और 225। तो पहले इसको देखो बनाएंगे कैसे, वो तो क्वेश्चन हो गया। अब लिखेंगे हल, फिर जो बड़ा है उसको ग्रेटर देन करके लिखेंगे 135। हम लोग ये भी बचपन में पढ़ चुके हैं कि जो बड़ा रहता था उसके तरफ मुंह खोल देते थे, ऐसे कर देंगे। अब जो बड़ा है उसको तो यहाँ पे बताएं कि जो बड़ा है उसको ए लेते हैं, जो छोटा है उसको बी, तो वैसे ही जो बड़ा है उसको ए और जो छोटा है उसको बी। 135 हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब इतना लिखने के बाद फिर एक लाइन खींच देंगे, ताकि मतलब यही सामने ही करें भागा, जो करेंगे भागा वो सामने ही करें, इसलिए एक लाइन खींच दिए। तो कितना, अब इसको देखो भाग देंगे तो कितना से लगेगा? अगर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 270, तो 1 से लगेगा 135, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12 में से 3 गया तो हो गया 9, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस पहले बता चुके हैं ये क्या है, ये है बी, ये है ए, ये है क्यू और ये है आर। तो हो जाएगा 225 बराबर हो जाएगा 135 गुने 1 प्लस 90, हो गया, इसे लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको भागा देंगे, 90 हो गया 135, तो ये अगर लगाएंगे 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो फिर वैसे ही ये हो जाएगा बी ए क्यू आर, तो हो जाएगा 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस में हो जाएगा 45। अब इसको से इसमें भागा देंगे तो क्या था 45,
45 में 90 से भागा देंगे तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरी कैंसिल हो गया। तो हम लोग बचपन में ये भी पढ़े कि जहाँ पे कैंसिल हुआ उसके जो जिससे भागा दे रहे थे वही जो होता है वही हम लोग का HCF होता है। तो HCF तो यही हो जाएगा 45। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जो एक और स्टेप था 90 बराबर हो जाएगा 45 गुने 2 और प्लस में 0। अब लिखेंगे अतः HCF कितना कितना का HCF था, तो 125 और 200 सॉरी 135 और 225 का था। इसका LCM कितना, HCF कितना गया 45। ऐसे लिखने के बाद क्या करना कि 2 लाइन खींच देना, इसलिए कि एग्जामिनर को लगे कि जो 1 नंबर क्वेश्चन था जो हम लोग क्वेश्चन बनाए वो यहीं तक है, ऐसा लगे। और ये भी सामने भागा करना है क्योंकि उसको गुना भागा करने में दिक्कत ना हो। वो सामने देखेगा कि हाँ 45 से 2 मरतबे लगाया 90 तो कट गया, ऐसे देखेगा तो तुरंत तुरंत समझ जाएगा अच्छा से। तो पहला नंबर तो हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है, 196 से भाग देना है 38,220 में। तो दूसरा है 196 से और 38,220 में, यही। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले लिखेंगे हल तो जो बड़ा है पहले उसको ग्रेटर देन कर देंगे और जो छोटा है उसको लिख देंगे, और जो बड़ा है उसको a बराबर 38/0 और जो छोटा है उसको b बराबर। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो गया। अब क्या करेंगे, क्या होता है a बराबर BQ प्लस R, तो बस वही एक लाइन खींचेंगे और भाग देंगे 196 में 38/0 में। तो अगर 2 से हम लगाएं इसको, तो अगर इसको 200 मान लेते हैं, 2 से लगाएं तो 400 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो यानी 1 से लगेगा, हो जाएगा 196। तो यहाँ पे 12 में से 6 गया तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे बच गया कितना 17 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 2 उतरेगा। अब इसको अगर 2 से इसको माने तो हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 9 से लगेगा। तो 6 9 के हो जाएगा 54, हाथ में 5, 9 9 81 5 86, 6 हाथ में 4 8, और 9 1 9, अब 8 हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 7 में 7 यानी 0 0 हो जाएगा। अब 0 उतरेगा तो कितना से ये लगेगा 5, यानी कि हाँ 5 से लगेगा, 6 पच्चे 30, 9 पच्चे 45, और 3 हो जाएगा 48 के 8, हाथ में 4, 5 इकाएँ 5, और 4 से गुना कर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो कट जा रहा है 0 0 हो गया, तो ये यहीं पे कट गया, यहीं पे कट गया। तो इसी से ना भाग दे रहे थे तो यहीं पे कट गया, तो HCF तो यही हो जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे 38/0 से कितना कर रहे थे 196 गुने 195, और प्लस शेषफल कितना आया 0 0 शेषफल आ गया। तो अतः HCF कितना कितना का निकाल रहे थे 38/0 और 196 का निकाल के कितना आया 196, इसी से कटा भाग दे रहे थे तो यही हो जाएगा HCF। तो हो गया HCF कितना आ गया 196। अब 2 लाइन देना ना भूलें, ठीक। ये दूसरा नंबर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर बोल रहा है 867 और 255। तो तीसरा नंबर देखते हैं 867 और 255। 867 और 255, तो वही कंडीशन जो इस दोनों में अप्लाई किए हैं। पहले तो हो जाएगा जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलेंगे, फिर a बराबर हो जाएगा जो बड़ा है 867 और b बराबर है जो छोटा है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हो गया, हो जाएगा a बराबर BQ प्लस में R, वही लाइन खींचेंगे और 255 से 867 में भाग देंगे। ये कितना से लग सकता है, ये लग जाएगा, ये 250 कर दिए इसको तो
4 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 से लगेगा तो 5 दिए 15, 5 हाथ हो जाएगा, 5 दिए 15, 1 16 के 6 हाथ हो जाएगा, 1 2 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ से बच जाएगा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर हो जाएगा 255 गुने में 3 प्लस में 102 हो गया। और फिर आगे भाग देंगे 102 से 255 में, तो ये कितना 2 से लगेगा, हाँ तो हो जाएगा 204, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस 51 हो गया। अब आगे करते हैं इसको, आगे करते हैं इसको, यहाँ पे जगह नहीं है, कितना से पहले करना क्या चाहिए, 51 से 102 में अप्लाई करना है। 51 से अब 102 में देना है, तो ये तो 2 मरतबे कट जाएगा 102, 0 0 0 हो गया, यानी शेषफल आ गया 0, तो HCF हमारा ये हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि 102 बराबर हो जाएगा 51 गुने 2 और प्लस में शेषफल हो गया 0। तो अब इसको लिखेंगे अतः HCF कितना कितना निकाले थे 867 और 255 का HCF कितना आ गया 51 हो गया आंसर। समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं, तो अब देखते हैं दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर में क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये बोल रहा है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें बोल रहा है 6q+1, तो 6q+1 यहाँ पे 6 क्या चीज़ है, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 6 क्या लग रहा है कि 6 है b और q, और ये क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हम लोग तो ये पढ़े हुए हैं, तो b के जगह पर हो जाएगा 6 और r ये सब हो जाएगा 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। तो इसमें पहले मानते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए है, उसके बाद b ले लेंगे फिर शेषफल मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि, तो दूसरा को पहले मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। अब b को हम क्या मानेंगे, b बराबर हो जाएगा 6, अर्थात b बराबर हो जाएगा 6, तो 6 से बड़ा ही ना रहेगा a, यानी कि a अगर जो 6 से बड़ा है तो b को अगर हम 6 माने हैं तो यानी a बड़ा हो जाएगा b से, तो हो गया b बराबर हो गया 6। फिर लिखेंगे अतः शेषफल 6 से कम हो जाएगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल तो हम लोग को पता चल गया। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस में r हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे केस 1, यहाँ पर लेंगे जब r बराबर कितना, पहले लेंगे r बराबर 0, फिर लेंगे 1, फिर 2 3 4 5 ऐसे करके सब निकाल देंगे। तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में, अच्छा सॉरी यहाँ पे b की जगह पर क्या होगा 6 ना, तो इसको 6 बना देते हैं और r की जगह पर हो जाएगा 0, तो 0 तो हो गया 6q। अब यहाँ पर 6q क्या होगा, सम होगा ना। यहाँ पे देखो लिख देते हैं कि सम संख्या में कोई भी
कोई भी पूर्णांक से गुणा करने पर सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है। यहाँ पर 6 जो है क्या है, सम संख्या, और ये कोई संख्या यानी पूर्णांक है, तो इसमें जैसे 6 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 12, जो कि क्या है, दोनों सम संख्या। तो सम संख्या में अगर कोई भी पूर्णांक से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। अगर कोई भी अंक ले लें तो जैसे 8 में अगर 4 से गुणा कर रहे हैं, ये दोनों तो सम संख्या ही है, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32, जो कि 32 भी क्या है, सम संख्या। तो कोई भी सम संख्या में अगर कोई भी पूर्णांक से गुणा करने ते है ना, तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। केस 2 में चलते हैं। केस 2 हो जाएगा जब आर बराबर ले लेंगे कितना, 1, 0 तो ले लिए, अब 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। तो ये तो अभी पता किए हैं कि हाँ ये सम है और ये है विषम, 1 है विषम। तो सम प्लस विषम क्या हो जाता है, विषम। जैसे एग्जाम्पल एक कि अगर मान के चलो 8 है, ये तो सम संख्या, और इसमें विषम को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 8 3 11 विषम आता है ना, 11 विषम है तो विषम आता है। तो सम और विषम को अगर जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो इसको लेनी है समीकरण सेकेंड। अब हो गया केस 3, केस 3 लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा जब आर बराबर कितना, अब 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 2, ये तो हो गया सम संख्या, और प्लस में ये भी 2 हो गया सम। तो दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा सम। जैसे अगर ये 4 सम संख्या है और 2 को अगर सम संख्या जोड़े, दोनों तो सम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, जो कि 6 भी सम संख्या है। तो 2 सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या ये आता है। तो ये समीकरण हो जाएगा 3। केस 4 ले लेंगे। जब आर बराबर 2 ले लिए तो अब 3 लेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस में 3। तो ये हो गया सम संख्या और ये हो गया विषम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पहले तो देखो बता ही चुके हैं, सम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम आता है। तो यहाँ पे भी क्या चीज आ जाएगा, विषम, विषम आ गया। इसको समीकरण ले लेंगे 4। अब आगे करते हैं केस 5। केस 5 यहाँ पे आर बराबर 3 हो गया, तब की लेंगे आर बराबर 4। केस 5 केस 5 जब आर बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में हो जाएगा 4। ये देखो 6 क्यूब है सम संख्या, और ये भी 4 है सम संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सम संख्या। तो इक्वेशन पहले मेरा कब कहाँ तक था, 4 तक था, तो ये आ जाएगा 5। फिर केस 6 लेंगे। केस 6 जब आर बराबर हो जाएगा कितना, 5, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5, ये हो गया सम, और फिर ये हो गया विषम। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा ना। तो ये समीकरण हो गया 6। अब तो ये मेरा सब जो शेषफल था वो सब खत्म हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, अतः लगा देंगे, अतः समीकरण कौन कौन, अतः समीकरण 2 6 क्यूब, अतः समीकरण 2 क्या, 6 क्यूब प्लस 1, समीकरण 2 6 क्यूब प्लस 1, और समीकरण 3 6 क्यूब प्लस 3, और समीकरण 5 6 क्यूब प्लस 5। समीकरण 6 है, 6 क्यूब प्लस 5। तो अतः समीकरण हो जाएगा 2 4 और 6 से स्पष्ट है कि इसके लिखने के बाद जो लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ वही वाला लिख देंगे। स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। स्पष्ट है कि कोई
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। जो 616 सदस्यों वाली जो है सेना, वो 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। यानी टुकड़ी के सदस्यों वाले हमसे पूछ रहा है, यानी जिसमें वो मार्च कर सके। तो इसमें इतने बड़े लैंग्वेज में सबसे मतलब एक ही चीज़ है जिसको अगर पकड़ लें तो तुरंत बन जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें अधिकतम बोल रहा है, तो अधिकतम अगर बोलता है ना तो HCF निकालते हैं, और न्यूनतम बोलते हैं तो LCM निकालते हैं। तो इसमें अधिकतम बोल रहा है तो हम ये दोनों का 616 और 32 का क्या निकालेंगे, HCF। अगर न्यूनतम बोलता है तो LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर 616 और 32 है, तो ये दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालेंगे 616 और 32 का, यही। तो A बराबर हो जाएगा, जो बड़ा है वो 616, और B बराबर हो जाएगा जो छोटा है। तो इसमें तो बोला नहीं गया कौन सा नियम से निकालें, तो इसमें नियम लगा देते हैं, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हो जाएगा A बराबर हो जाएगा BQ प्लस में R। बस अब जैसे पीछे में बनाए हैं वैसे ही करेंगे। हो जाएगा 32 से भाग देंगे इसमें 616 में, तो 1 से पहले लगेगा ना, तो हो जाएगा 11 में से 2 गया बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2। तो इसको फिर लिखेंगे वैसे ही 616 इक्वल टू हो जाएगा 32 गुने 1, और प्लस में जो बचा हुआ है उसको जोड़ दिए। अब इसमें से इसमें भाग देंगे, तो 29 में 32 से भाग देंगे, 1 मरते हुए लगेगा 29, तो यहाँ पे बचेगा कितना, सॉरी अभी 6 और उतरेगा ना, सॉरी अभी 6 और उतरेगा, तो इसको करेंगे। तो 32 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना से लगेगा, 9 से लगेगा ये, और तो हो जाएगा 9 दूनी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 296 हो जाएगा, और इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ में चाहिए 9 तिया 27 हो जाएगा 28। तो ये हो गया 16 में से 8 गया तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा दोनों 0 0, तो ये 19 आ जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे सॉरी, गलती के लिए हम सॉरी चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 32 गुने हो जाएगा 19, और फिर हो जाएगा प्लस में कितना बचा 8, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया था। फिर 8 से अब इसमें भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो ये 4 मरतबे कट जाएगा, 4 मरतबे कट गया, यानी कि मेरा HCF ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं ऐसे, 32 बराबर हो जाएगा 8 गुने 4, और प्लस में हो जाएगा 0। अतः HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना कितना का 616 और 32 का हो गया कितना, HCF 8 आ गया, 16 और 132 का HCF आ गया 8। और टुकड़ी ना पूछ रहा था, तो यानी जो HCF मेरा आया वही टुकड़ी की संख्या हो जाएगी, टुकड़ी की संख्या कितना हो जाएगा 8। यही हो गया मेरा आंसर। तो तीसरा नंबर भी हो गया। अब देखते हैं चौथा का। चौथा क्या करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें वर्ग बोल रहा है तो 1, तो इसमें भी वैसे करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, फिर उसमें b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेंगे, और यहाँ q की जगह m है तो q की जगह m लेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर पहले मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक
माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, अतः शेषफल हो जाएगा, अतः शेषफल 3 से कम होगा, अतः शेषफल 3 से कम होगा। क्या क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा शेषफल। अब इसको वैसे ही लैंग्वेज में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब लिखेंगे केस 1, जब r बराबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया ना वैसे ये भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी ऐसे ही बनेगा। तो जब r बराबर हो जाएगा कितना लेंगे 0, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा b की जगह पर कितना आएगा 3 आएगा, और q की जगह m, और प्लस r की जगह पर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया a बराबर 3m। इसमें बोल रहा है कि वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, वर्ग वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 9m स्क्वायर, और ये 9m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर। अब ये 3m को हम मान लेते हैं क्या m, 3m को मान लिए हम m, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए इसे, ठीक। अब निकालते हैं आगे केस 2, केस 2, तो हो जाएगा जब r बराबर 1, r बराबर 1, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में हो जाएगा 1, बी की जगह सॉरी इसको आर ही कर देते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3m, क्यू की जगह m और प्लस आर की जगह हो गया 1, हो गया। अब इसको भी बोल रहा है वर्ग करने पर, तीनों का तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते ही होंगे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है। तो इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, और गुणे में हो जाएगा b, तो हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में हो जाएगा 6m। अब ये दोनों में से तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से, ये दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3m स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2m, और ये तो प्लस 1 साइड में ही हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम m, इसको m मान लिए, तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, इसको मान लिया हम समीकरण सेकेंड, ठीक। अब केस 3 करेंगे, केस 3, तो यहाँ पर r कितना ले लेंगे 2, तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा क्या, हो जाएगा 2 2 3 गुने m और गुने में हो जाएगा 2, ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6 दूनी 12m हो जाएगा। अब ये 4 को क्या हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं 3m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12m, और ये 4 को लिख देते हैं 3 प्लस, अब ये तीनों में से 3 तो कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4m का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये 1 तो बच ही जाएगा। अब इसके जगह पर हम ले लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं समीकरण थर्ड। तो अब लिखेंगे, ये तो तीनों निकल गया, तो लिखेंगे अतः समीकरण समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि और जो लैंग्वेज में फिर लिखा हुआ वही लिख देंगे। स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें भी वही करना है। इसमें घन करने के लिए बोल रहा है, इसमें स्क्वायर बोला था, इसमें घन बोला था। इसमें घन कर देंगे और बस जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए वैसे ही सेम यही बनेगा। और इसमें एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे तो 3 बोल रहा था, तो 3 छोटा अंक था, तो 3 हम बी लिए थे, तो b बराबर 3 हुआ था, तो शेषफल 0 1 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर b बराबर 9 लेंगे तो शेषफल क्या चीज हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो उतना बड़ा निकालने में, और ये घन स्क्वायर रहता तो कोई उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन घन तो इसमें तो और दिक्कत हो जाए। तो क्या करते हैं कि छोटा अंक ले लेते हैं, ऐसा ले विभाजित हो जाए। तो 3 लेंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो b बराबर क्या ले लेते हैं, 3। तो पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो b बराबर ले लेंगे 3। अतः शेषफल क्या चीज हो जाएगा, शेषफल जो होगा 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। r बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो जाएगा a बराबर हो जाएगा BQ प्लस में r। ये हो गया। अब केस 1 लेंगे, जैसे बनाए हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो केस 1 जब r बराबर हो जाएगा 0, तो a बराबर हो जाएगा b की जगह तो 3 और q की जगह m और प्लस हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 3m। अब बोला है क्वेश्चन में क्या, घन करने पर, तो घन करेंगे इसको। घन करने पर तो हो जाएगा एक क्यू बराबर हो जाएगा 3m क्यू। ये हो गया। इसको अगर करेंगे तो 27m क्यू हो जाएगा। और 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3m क्यू, ऐसे हम 27 को लिख सकते हैं। और इसके जगह हम ले लिए m, तो ये हो जाएगा 9m। इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए। ठीक, अब केस 2 चलते हैं। केस 2 जब r बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 3m+1। a बराबर, अगर दोनों तरफ घन लिए, घन करने पर घन करेंगे तो हो जाएगा एक क्यू बराबर हो जाएगा 3m+1 का क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग ये भी जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ऐसे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस में बी क्यू, ये होता है। अब इस पे तोड़ देते हैं इसको। तो ए क्यू यानी पहले हो जाएगा 3m का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3a² बी, तो 3a² बी और गुणे में हो जाएगा 1 प्लस में 3 गुणे 3m गुणे 1 प्लस में हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसको
कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 27m³, इसका तो हो जाएगा 9, 9 तिया हो जाएगा, ये भी 27m² हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9m और प्लस में हो जाएगा 1। अब इसमें तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3m³, यहाँ पर बचेगा 3m², और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ m, और इधर तो +1 बच ही जाएगा। अब इसको ले लेते हैं हम m मान लेते हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 9m + 1, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। हो गया यहाँ इतना। अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 लेंगे जब r बराबर कितना 2, तो a बराबर हो जाएगा 3m + 2। अब यही करेंगे दोनों तरफ, सॉरी मतलब घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा a³ इक्वल टू हो जाएगा 3m + 2 का होल। अब ये वाला कैलकुलेशन आगे पेज पे करते हैं। क्या चीज़ था 3m + 2 का होल क्यूब, यही ना था। इसको करते हैं वही फार्मूला पे, कौन सा a³ + 3a² + 3ab² + b³, यही वाला ना था फार्मूला, इस पे करते हैं। तो a³ यानी 3m का हो जाएगा क्यूब प्लस 3a² हो जाएगा b प्लस में 3, और a हो जाएगा 3m और गुने b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो हो जाएगा 27m³ प्लस हो जाएगा 27m² हो जाएगा, और ये 2 है ना तो गुने में 2, तो 27 दूनी हो जाएगा 54, यहाँ पे हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54। फिर हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 और 9 चौ हो जाएगा 36m, सॉरी गलत लिखा जा रहा है, 36m प्लस ये हो जाएगा 8। अब इसमें ये 36 है, तो ये तीनों में से तो कॉमन आ रहा है 9, तो कॉमन 9 ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 3m³ और 9 चौ 36 यानी यहाँ पर हो जाएगा 6m² और प्लस यहाँ पर तो हो जाएगा 4m, 9 चौ 36 4m बच जाएगा, प्लस में इधर 8 रह जाएगा। अब इसके जगह पर हम m ले लिए तो इधर बच जाएगा 9m + 8, ये समीकरण थर्ड ले लिए। तो अब इसको लिखेंगे वैसी लैंग्वेज में, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि और फिर यही जो बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है वही लिख दें, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। समझ में आ गया? बस 2 लाइन कि एग्जामिनर को लगे कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। ये अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।